आज की सच्ची घटना दिल्ली से है। एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वो लड़की लगभग 6.5 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती रहती है, चलते चले जाती है। ये दिल्ली का वो क्षेत्र था जहां से हर वक्त हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे देखते रहते हैं। लेकिन इतने देर के इस सफर के अंदर उस लड़की को ना किसी कैमरे ने देखा, ना किसी पुलिस वाले ने देखा और ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन एक राहगीर, एक भला मानुस उस लड़की को देख लेता है। तब देख लेता है जब वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब पता चलता है कि तो इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब इस बात की गूंज पुलिस में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है, शांत कर लेती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उनकी नज़र इस केस पर पड़ती है, वो कसम खाती है कि जब तक उन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। एक टीम भी गठित करती है और टीम से कहती है, यदि किसी को आराम करना है, यदि किसी को खाना है तो वो जा सकता है, टीम में वो ही रहेगा जिससे आराम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घटना करियम का खुलासा हो जाता है, न केवल पूरे दिल्ली में, बल्कि जहां जहां तक इस घटना करियम की गूंज फैलती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये घटना निर्भय कांड की याद दिलाती है, वो निर्भय कांड जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज की इस सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले खां का एक इलाका होता है। फुटपाथ का वो किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 3 बजे 15 मिनट के आसपास का वाकया था। नौसेना का एक अधिकारी निकला हो जा रहा था। तब उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लड़की पर दी जाती है। उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से ज़्यादा हिस्से वे कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने जब बहुत करीब जाकर उस लड़की को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। वो सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है और जैसे पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को लेकर सीधा एम्स में पहुंच जाते हैं। एम्स में जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग जब उसका उपचार करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो लड़की बेसुध थी। वो बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर कोई भारी असर पहुंचा हो। जाहिर सी बात ही, जब डॉक्टर ने बोला तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ, भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन था वो, किसने किया था? अब ये सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूंढें, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे? जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की बेवसुत थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी। मानसिक रूप से लग रहा था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। लेकिन जब कुछ बोल नहीं रही है, डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बार बात कहते हैं कि यदि वो नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता और वो उसे वक्त पर इसे हॉस्पिटल ना लेके आते, तो शायद ये मर जाती, ये बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो खून था प्राइवेट पार्ट से भारी मात्रा में खून बह चुका था। अब जब दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि करें तो क्या से शुरुआत करें, इस घटना की कैसे पता चले कि हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, कौन है वो जिन्होंने इसके साथ इतना गंदा और घिनौना करते क्या है। तभी एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होती है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पर भेजा जाता है। ऐसे बात कर रही थी जैसे कि सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कितनी हमदर्द हो। उस लड़की ने उसके साथ जाकर, जिसके साथ गलत और गंदा घिनौना करते हुआ था, उसके पास जाना, उसके साथ बातचीत करना, उसके खाने का सामान देना, उसके छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। अब वो लड़की जो थी, जो बेसुध थी, जिसके दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस लड़की को वो अपना हमदर्द समझने लगती है। और जैसे उसको अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है।
अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसके दिमाग के इलाज चल रहा है, जिसके शरीर के इलाज चल रहा था, उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो उड़ीसा के रहने वाली है और उड़ीसा में उसने MSW मास्टर और सोशल वर्क, अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है, तो आप उड़ीसा को छोड़कर आप दिल्ली आ जाइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार, होशियार। अब उसने जो कोर्स किया है उससे के हिसाब से, नर्सिंग कोर्स हो या MSW हो, तो उसने इस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया, साथ ही गरीब महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया, ऐसे असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, जैसे क्या मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने इस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने कहा था कि तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ पर तुम बहुत सारा काम कर सकती हैं, वही लड़की उस लड़के को बोझ लेने लगती है। उससे लग रहा था कि जैसे क्या पता नहीं वो उसी के जो कमाए हुआ है खाती है, करे तो क्या करे। अब उससे वो थोड़ा दूर हटने लगता है। अब इस लड़की को लगता है कि यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त की जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके पर पहुंच जाती है। वहां पर ननों के साथ रहना शुरू कर देती है। नन भी समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, असहायों की मदद करती थी। लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो कुछ बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नर्सिंग का कोर्स, MSW का कोर्स उसने किया हुआ था। उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और अचानक कि उसका मानसिक तबीयत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगती है, तो वो अचानक से निकल जाती है, चली जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वो इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती है जाकर थाने में कि हमारी यहाँ पर एक लड़की रहती थी और वो अचानक से चली गई है। अब ये लड़की ने नई ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे क्या बस स्टॉप, जैसे क्या ओवर ब्रिज, जैसे क्या रेलवे स्टेशन या ओवर ब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होते हैं, वहाँ पे इस तरह से रहती चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। और 10-11 अक्टूबर 2024 की वो रात होती है। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था। जब ये लड़की ITO राजघाट के पास थे, तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 2 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है, जो कि दिल्ली के नरीले में अस्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन अस्थायी रूप से अमृतसर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। शमशल उर्फ राजू, जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहा था, और बैसे मुल्ता रहना वहला बकरी सलोना बेगूसराय बिहार का रहना वाला होता है। इन दोनों की नज़र पड़ती है। शमशुल जो होता है वह दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आद की भी हालत ऐसे ही थी। दूसरा जो प्रमोद होता है वो भी राक्षस से कुल कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेके जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास, जहां मेट्रो स्टेशन ने उसी के पास कुछ झाड़ियां थी, उन झाड़ी के पास लेके जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके मानसिक आघात पहुंचा था। किसी बात को लेकर वो परेशान थी, समझने नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या है। दोनों मिलकर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते रहते हैं। मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों पर, लड़की पर नजर पड़ती है एक ऑटो वाले की। ऑटो वाला DL एक RAA 9327 प्रभु महतो का ये ऑटो होता है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला होता है अस्थायी रूप से, लेकिन स्थायी रूप से मोतिहारी गया घाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है। साथ जो उसके वो दरिंदे जो थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरा का नाम शमशुल, उनको भी ऑटो में बिठाता है। इनको यहाँ से रिंग रोड फिरोज शाह कोटला के तरफ लेके जाता है। वहां पर किला होता है कि लोग किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर फिर से बलात्कार करते हैं और तीनों मिलकर उसके साथ तब तक ये गंदा और घिनौना करते करते रहते हैं जब तक क्या उनका मन नहीं बढ़ जाता। इसके बाद वो अचानक अपने अपनी जगह पर निकल जाते हैं। लड़की वहां रह जाती है। अब वो लड़की को जब होश आता है तब रिंग रोड से वो आश्रम की तरफ चलती है और चलते चलते वो लगग सराय काली कहाँ तक पहुंच जाती है। अगर पैदल कोई इस रास्ते कोई सफ़र तय करता है और धीरे धीरे चलता है तो कम से कम 2 घंटे में पहुंचेगा। इनकी 3:15 पर उस लड़की पर एक नज़र पहुंचती है। वो भी जब बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे नज़र पहुंचती है। एक नौसेना के ऑफिसर उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाती है।
एसीपी ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीमें बनती हैं और ये कहा जाता है कि जिस किसी को भूख लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, वो टीम का हिस्सा न बने। बस यहाँ पर इस लड़की को इंसाफ दिलाना है और वो ही इस टीम का हिस्सा था। टीम ने काम करना शुरू कर दिया और काम करने के बाद लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं। 1500 ये ऑटो वालों को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो की लीड तो मिल ही चुकी थी। साथ ही लीड मिली थी एक विकलांग लड़के की, जो स्तंभतुल विकलांग होता है। आप पुलिस ने अपना काम किया, 21 दिन लगे पुलिस को, लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार उन दरिंदों तक पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार के लिए जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, निर्भया की दोषी होते हैं, उनको तो फांसी के फंदे के पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसे कोई कम अपराध नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये क्या, या अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे या फिर वैसे ही कोर्ट कचेरी के चक्कर कटते कटते ये लड़की मजबूर होकर चली जाएगी और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसे ही होगा, या फिर निर्भया के दोषियों की तरह इनको भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम अपनी इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इन आरोपियों को कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ाकर वैसी ही मिसाल पेश की जाए जैसे क्या निर्भया के दोषियों के साथ हुआ था। दोस्तों, आज इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और साथ ही जैसे उस नौसेना के अधिकारी ने किया है, वो भी सैल्यूट के हकदार हैं। साथ ही एसीपी ऐश्वर्या सिंह भी सैल्यूट के हकदार हैं। किसी भी जो मेरी कहानी सुन रहा है, सुनने वाले अधिकारी, किसी व्यक्ति कोई वो अधिकारी मिलती है तो उनको सैल्यूट जरूर करे।